भारत में 97% टैक्स रेट थी। सोचिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 3 रुपए हाथ में आ रहे हैं, 97 सरकार को जा रहे हैं। So hi and welcome back to another episode of Simple Hair. Now I am planning to ask some really tough questions to our editor and also a veteran finance journalist, Vivek Law. And he's going to make those things simple for me. After all, it is Simple Hair. Thank you very much, Isha, for speaking to me. And usually I prefer to be where you are sitting. Vivek, I'll start with a very important question. Why is the union budget important for the common man? बजट जो है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे देश में, और देशों में नहीं होता ऐसा। क्योंकि बजट एट द एंड ऑफ द डे क्या है? बजट है कि सरकार जो अपना खाता है, वी ऑल हैव अ monthly plan, expenditure, income, right? The government is duty bound to present to Parliament, which is people, what it did with our money, which is the taxes that we pay. Right? Budget is the document tells you exactly what the government did last year, the previous year, and what the government plans to do next year, right? Or the coming year. How does the government earn money? Like you and I, we earn money through a certain kind of income. सरकार की इनकम क्या है? सरकार की इनकम है टैक्स, राइट? सरकार के खर्चे क्या हैं? Public spending. Absolutely. सड़कें बनाना, भारत की नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल रखना, डिफेंस, रेलवेज, जैसे आपने कहा पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, टॉयलेट, जितने भी प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट लॉन्च जो करती हैं उन्हें फंड करना, राइट? अब इस पर गवर्नमेंट कहाँ तक पहुंची वो बजट आपको बताता है। इनकम कैसे सरकार बढ़ा सकती है? टैक्स बढ़ाकर। खर्चा, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम ये नहीं कह सकते आज की डेट में कि हमारी सरकार नहीं कह सकती कि मुझे स्पेंड नहीं करना। और आप और मैं ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं आज एक कम पिज्ज़ा खाऊंगी, या मैं कह सकता हूं कि आज मैं एक कोक नहीं पीऊंगा। सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि देश का सवाल है। कई लोग हैं जो इन स्कीम्स पर डिपेंडेंट हैं। यही मोटा मोटा बजट होता है, लेकिन हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल होता है। कई देशों में तो ये प्रेजेंट हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन क्योंकि हमारे देश में टैक्स जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों के मन में, क्योंकि टैक्स के जो चेंजेस हैं वो सरकार बजट में अनाउंस करती है, डायरेक्ट टैक्सेस के और कुछ हद तक इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी। और इसीलिए जो आम आदमी है, आम इंसान है, वो बजट की ओर देखते हैं और होप करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कुछ टैक्स में इस साल रियायत मिल जाए, कि हम कुछ पैसे बचा लें। जब पैसे बचाने की बात हो ही रही है, सो अभी एक्सपेक्टेशंस है, रिपोर्ट्स आ रही है, दे आर गोइंग टू रिड्यूस द स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम 75,000 to 1 lakh. And how would that impact me as a salaried person? How would less income tax impact me? What can I do with that extra money? देखिए, बजट में होगा क्या वो कोई नहीं जानता। ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं एक आई थिंक मेरे लिए ये शायद 37th या 38th बजट है। बजट के टाइम में, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट जो पूरा स्टाफ होता है, ऑफिसर्स सारे जो होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं बजट पे, उनको एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। Oh wow, okay. Yeah? I didn't know that. They're locked in a room for days. They're not allowed to even call their family. Wow. Only in the event of an emergency, their family can call them and inform them. Right. They work day and night to finalize the document. It is a top secret document. ये ज़रूर है कि हम अटकलें लगा सकते हैं. We can speculate and we can say कि हमें लगता है जैसे ऐसा हो सकता है. कोई कह सकता है कि जी मुझे ऐसी इंडिकेशन आई जब मैंने सरकार के किसी ऑफिशियल से बात की,
या फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी कुछ ऐसी इंडिकेशन दे दी हो कि हम ऐसा चाहते हैं करना, all that is fine. But to answer your question, I cannot comment on whether it will go from 75,000 to a lakh. And I think speculating on the budget there's no point, as I told you. Right now there is a team sitting in the basement of an old heritage building working tirelessly to put it together. टैक्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ईशा, कि पहले सरकार को टैक्स रियायत देनी पड़ती थी लोगों को. एंड आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट 40 years ago, 30 years ago, 45 years, 50 years ago, maybe 60 years ago. Why? So that we as citizens are encouraged to save. अब आप पूछेंगे कि सरकार क्यों चाहेगी कि हम सेव करें? सरकार इसलिए चाहेगी क्योंकि अगर हम सेव नहीं करेंगे, जो हम सेविंग करते हैं, चाहे वो बैंक में होती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में होती है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में होती है, वो एंड में घूम फिर के सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर उन इंस्टीट्यूशंस के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो जिसे हम डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं गुरु, तो सरकार की ये नेसेसिटी भी थी कि हम इंकरेज करें लोगों को ये सेव करने के लिए. जो अच्छी बात है कि आपके पास अगर सेविंग नहीं होगी तो आप रेनी डे के लिए कैसे तैयार रहेंगे, राइट? और दूसरी बात ये थी कि अगर डोमेस्टिक सेविंग नहीं होगी तो मैं एज अ गवर्नमेंट, हाउ विल आई रेज मनी बाय इशूइंग माय बॉन्ड्स एंड फंड माय एक्सपेंडिचर, राइट? तो सरकार तरह तरह की रियायतें, टैक्स ब्रेक्स देती थी लोगों को. पिछले साल द गवर्नमेंट, और धीरे धीरे करके ये रियायतें कम होती रही, और मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार इज नॉट माय फाइनेंशियल प्लानर. The government is not my financial planner, and it should not be my financial planner. The government must help me to earn more money. It must help me to save more money by paying lesser tax. But what I do with my money is a decision that I should take with my financial planner. Unfortunately, क्योंकि ये रियायतें आती थी, तो हम ज्यादातर भारतवासी जहां हमने देखा टैक्स ब्रेक है, वहां जाकर हम पैसे डाल देते थे, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी है. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ईशा. आई टेल यू दैट देयर इज अ 5 lakh टैक्स रिबेट इफ यू बाय अ हाउस टुडे. विल यू बाय अ हाउस? Depends. I'll have to ask my financial planner. And if your financial planner says, no, Isha, you don't have the money, you don't have the income, you don't have the necessity, you don't have the need to buy a house, will you buy a house? No. Just because there's a tax benefit? Nope. Right? Yeah. But this is exactly what we do. Government says, I am giving you tax benefit on this. We run and go and buy the product. So net, we all want taxes to be lowered, because that gives us more money in our pockets. But tax planning is a part of financial planning. You first make your financial plan, and then if within the government approved schemes there is some product, so for example, मैं इसे समझाता हूँ. अगर 40% आपका 100 रुपए में से 40 rupees you need to invest in, say, equity, and you have a tax, you can avail of a tax deduction if you invest, say, 20% of that in a equity product. Then out of that 40 rupees, you may want to pick up a equity linked savings scheme of a mutual fund. Right. But supposing your plan says zero equity, as per your risk appetite, somebody else's, you are a young person, but somebody else may not have the need for equity. Will you then go and buy equity linked savings scheme? No. You shouldn't. Just because it has a tax benefit. The government realized this. So last year, the government said there will be a new tax regime where we will give you a lesser rate of tax, but
we will take away all these product exemptions from you. However, they did not get rid of the old tax regime. They said, for now, we will continue with both. You can choose which one you want. Let's see if in this budget the government goes one step ahead and says, well, it's now the new tax regime. Right. So if that happens, yes, standard deduction, should it go up? It should go up. Will the government take it up? Who knows? But the point is, the government's hands are also tied right now. There are global factors at play currently. The world economy is going through lots of changes happening. Our own GDP growth, which had zoomed post-COVID meltdown, has slowed down. We are still growing at over 6%, but it has slowed down. Mm-hmm. The government, does it need to spend more? Of course it needs to spend more. Can it tax people more? I don't think so. Our tax rates are already among the highest in the world. Think about it, that I need to spend and my avenues for raising taxes are very limited. How can I give more tax rebates? The good news is that the government has been able to see an increase in the income tax collections by over 15, 16, 17% year on year, which is basically because of better compliance. The government is using technology, using AI to find out if people are avoiding giving tax. So yes, the income tax collections have gone up compared to what the government thought they will get or compared to the previous year. But so will the need for expenditure. अभी 8th पे कमीशन पर भी सरकार ने फैसला लिया है कैबिनेट, उसका भी एक आउटगो होगा. कितनी स्कीम्स हैं सरकार की जिनके ऊपर खर्चा करना है, सड़कें और बननी है. अभी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बने. इट्स अ वेरी टाइट रोप वॉक. और लोग सोचते हैं कि सब कोई चाहता है कि भाई थोड़े पैसे और मिल जाए. लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, सरकार को जो करना है वो सरकार करेगी. आपको जो करना है, अपनी जिंदगी की सरकार आपको दे. अगर आप बेटर तरीके से अपने खुद के पर्सनल बजट को मैनेज कर लीजिए, सरकार के पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं बैठ के उनको बताने के लिए कि क्या करना है. So you were talking about personal budget, and I think one important question that comes to my mind is there are so many people in this country that don't pay taxes, that don't consider taxes a part of their budget, and they think that that money can be saved and it can be used in their household expenses or wherever really. It's just another source of income for them by not paying that tax. So how important are taxes and why should everyone pay it? I mean, individually speaking, like. So Isha, there are two aspects to this, right? एक ये है कि सरकार ने, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्रीकल्चर, राइट? कोई भी इनकम जो एग्रीकल्चर से आती है वो सारी एग्जेम्प्ट है टैक्स. नाउ ये क्यों किया गया था? ऑब्वियसली वी वर एन अग्रेरियन कंट्री. हमारी बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे किसानों से आती है. लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आज कई ऐसे किसान हैं जो अभी भी गरीब हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान भी हैं जो मल्टी करोड़ इनकम कमाते हैं लेकिन कोई टैक्स नहीं देते. लेकिन कानूनन उनको टैक्स देने की जरूरत भी नहीं है. तो क्या सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे इनोवेटिव कदम उठाने चाहिए? क्योंकि आप एक ही सेगमेंट के ऊपर डालते रहेंगे टैक्स, डालते रहेंगे सैलरीड के ऊपर, वो आप कभी ना कभी आप भी रियलाइज करेंगे कि अगर मैं, एक समय था भारत में 97% टैक्स रेट थी. सोचिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 3 रुपए हाथ में आ रहे हैं, 97 सरकार को जा रहे हैं. तो हम वहां से तो हम बहुत दूर आए हैं. लेकिन आज भी अगर मैं 30-35% अपनी इनकम में से सरकार को दे रही हूं तो वो एक हाई अमाउंट है मेरे लिए, राइट? अब उसे अगर आपको कम करना है तो नए जरिए खोजने पड़ेंगे टैक्स के लिए. तो ये एक जैसे एग्जाम्पल है. दूसरी बात जो शायद आपकी पॉइंट था कि
कई लोग सोचते हैं कि मैं टैक्स नहीं दूंगी या नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे एरिया में सड़कें आई हैं। Yeah. एक एंगर है लोगों में, और खासकर जहां बैठे हैं शहर में, कि जिससे मिल रहे हैं 2 घंटे लग गए बाहर निकलने में, इतनी कंजेशन है, पोल्यूशन है एनसीआर का जहां पे मैं रहता हूं, वहां तो अब जीना ही मुश्किल हो गया। तो एक सिटीजन बहुत लेजिटिमेटली पूछते हैं कि भाई मैं टैक्स क्यों दूं जब आप मेरे को बिजली, पानी, हवा क्लीन नहीं दे सकते। लेकिन मैं इससे, ये ग्रीवियंस लेजिटिमेट है, लेकिन देखिए हम सब को देश के बारे में भी सोचना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन जो हमारे लीडर्स हैं उनको हम जब हम वोट करते हैं, हम उनको इन दायरों पर हम वी विल मार्क देम कि व्हाट डिड यू डू, राइट? बट एज अ कंट्री आवर टैक्सेस पे फॉर एवरी डेवलपमेंट दैट हैपेंस। अब देखिए पे कमीशन आएगी तो जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं वो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। क्या हम ये कहें हम टैक्स नहीं देंगे तो इनके पेंशन हटा दो, राइट? हम एक देश हैं, अभी कुछ साल पहले हमारे बॉर्डर पर जवान मर गए, आज भी हमारे जवान मर रहे हैं, तो हमें नेशनल सिक्योरिटी पे खर्चा करना है, हर देश को करना है, हमें भी करना है, वो भी तो हमारे टैक्सेस से आते हैं। तो कई ये जो स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को घर मिल रहे हैं, टॉयलेट मिल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो कहां से आते हैं? वो हमारे पैसों से आते हैं। तो एक तरफ हमारी ग्रीवेंस भी लेजिटिमेट है, लेकिन अगर हम अपने पर्सनल कंफर्ट जोन से हटकर देश का सोचें तो टैक्सेस अनिवार्य हैं। कहते हैं देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट डोंट चेंज इन लाइफ, वन इज डेथ एंड वन इज टैक्स। तो अमेरिका ले लीजिए, बड़े बड़े डेवलप्ड देश ले लीजिए, उनके टैक्स रेट कम हो सकते हैं हमसे, लेकिन टैक्स अभी भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग सब एक ही इनकम लेवल के हो जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी हो, फंडिंग प्रोग्राम्स हो, आप तो एक ग्लोबल विजन के साथ आप आई हैं इंडिया में, आपने विदेश में काम किया है ईशा, तो आप तो ये समझती हैं कि विदेश में जहां वो लोग हमसे 50 साल आगे हैं, वहां पर भी ये डेवलपमेंट के इश्यूज सामने आते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये कार्बन फुटप्रिंट की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, इसे फंड कौन करेगा? उसके लिए भी टैक्सेस चाहिए। तो ये एक डिफिकल्ट इशू है, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार का फोकस इस पे होना चाहिए कि हम इस दायरे को कैसे बढ़ाएं। कैसा नहीं होना चाहिए कि 2 या 3-4 करोड़ लोग ही हैं पूरे देश में जो पूरा बोझ उठा रहे हैं टैक्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए। Right, absolutely. So, Usi, coming back to taxes, let's talk about tax brackets. So, agar I am not in the tax return bracket, do I still need to file for taxes? उसका एक बहुत ही सिंपल नंबर होता है जो सरकार देती है कि ये आप इस लेवल तक आप टैक्स एग्जेम्प्ट हैं। Again, coming to जो एक्स्ट्रा पैसा है जो अभी बजट से जो रिपोर्ट्स आ रही है, या फिर इवन बियॉन्ड दैट द एक्स्ट्रा सेविंग्स दैट वी हैव, हाउ कैन वी गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर दोज सेविंग्स? कहाँ पर इन्वेस्ट करना इज लाइक द बेस्ट फॉर अस? एंड मतलब टॉकिंग अबाउट द वैल्यू फॉर मनी, यहाँ लोगों को ऐसे लगता है कि सेविंग्स करने से या पैसे बचाने से सबसे ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट मिलता है, या फिर उसमें से हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं, बट वैसे नहीं होता। यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी एंड मेक इट ग्रो। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? Why do we need to invest? First question. One is there is a demon called inflation. It is a silent killer. You don't see it. One fine day, it springs upon you. So there is in our country, because we are a developing country, even the RBI has said that we are only willing to accept inflation in the 4 to 6% bracket and no more than that. But we are still at about 5% inflation every year.
This is, of course, much lesser than developed countries, but that's because, as I said, we are a developing country, so obviously inflation will be at that level. तो इसका सिंपल सा अगर उदाहरण दूं कि अगर आपके पास 100 रुपए का एक नोट है और आप उसका कुछ नहीं करती, रख लेती हैं, एक साल बाद वो नोट 100 रुपए का ही होगा, लेकिन जब आप बाजार में जाएंगी उसकी वैल्यू 95 रुपीज होगी। इसी तरह हर साल उसकी वैल्यू घटती रहेगी। लोग ये समझते नहीं है इस बात को। लोगों को लगता है कि अगर ये मेरा 100 का नोट है, ये 100 रुपए का ही इसकी वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू घट रही है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो घट रही है और वो घटती रहेगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपको इन्वेस्ट करना ही है इस तरह से कि आप इस 5% जो इन्फ्लेशन है, कम से कम उसको बीट करें। और उसके एडिशन में है टैक्सेस, वो भी आप चाहें, आप जितना बोल लें कि टैक्स कम करें, फैक्ट है कि ये हमारे देश की, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे टैक्स रेट अभी कई साल तक हाई रहेंगे। आप कोस सकते हैं सरकार को, आप कह सकते हैं ये नहीं हुआ। फैक्ट है कि जो हमारी देश की अभी करंट सिचुएशन है, टैक्स रेट हाई रहेंगे। इधर आपने 25,000 डिडक्शन बढ़ा दी, कम कर दी, वो सब होता रहेगा, लेकिन टैक्स रेट्स विल बी हाई इन अ कंट्री विच इज growing at developing and growing the way we are growing. The second reason to invest, and this is very important. So actually, how to invest or where to invest. So do you need to invest? Yes, you need to invest because you have to beat inflation. और आज आपको हैरानी होगी ये जान के ईशा कि 250 लाख करोड़, let it sink in, 250 lakh crore rupees are lying in bank deposits of people like you and me. And this amount, whether it is in savings account or whether it is in an FD, is not beating inflation. Because a savings account is giving you 3.5 to 4%. An FD is probably giving you 8%, 9%, but it is taxable at your income slab rate. So if your slab rate is 30%, you cut that out, you're not beating inflation. It is a very scary thought that there is so much of money, savings lying there, which is like your 100 rupee note, which is shrinking. How you invest is a function of basically two things. One is, what are you investing for? What is your goal, in other words? Certain goals are common to everybody. For example, retirement. We are all going to retire at some point of time. You may want to retire early at 40. I may retire at 90. But at some point, we'll retire either from work or from life. Okay. So there is something called retirement, and we are living longer. Across the world, life expectancy is growing, getting longer. So if you want to retire at 40 and you're going to live till 85, 90, and women live longer than men, so Isha, how are you going to fund those 50 years? Through investments. Exactly. So it's a great thought to want to retire at 40, but you have 50 years after that to fund yourself. By the time you reach 40, you better have enough to fund the next 50 years of your life. That is one goal, critical to everybody, I feel. Second is, of course, if you choose to have children, their education. Lifestyle goals. You may want to travel. You may want to buy a house and do it up nicely. These are very, very individual goals, and all these goals are valid goals. So you invest in keeping with those goals. And the second, what is very important and we don't talk about it much, is risk. What is your risk appetite? Everybody, every human being has a different risk appetite. We are wired that way. We are born with it. It's in our frontal cortex of our brain. So when people say, मैं तो बहुत रिस्क ले सकती हूँ, have you assessed? Are you aware how much risk can you take?
And if you don't know that, please do not go and start investing without that. If your ability of risk is low, there are enough low risk avenues. It may take a little longer to reach your goal, but at least you'll be at peace. We need to assess our risk. Today the products are all there. Our products are, Isha, best of the world. Our stock exchanges, our regulatory structure, our mutual funds, our digital stack, we are the best in the world. So all products are there. Question is to identify where you need to invest, what works for you. And never compare with another person. Because our lifestyle is different, our thinking is different. So investing is a lot about knowing yourself. अगर आप अपने खुद को ही नहीं जानते तो आप क्या इन्वेस्ट करेंगे? प्रोडक्ट तो बहुत है, एड्स तो बहुत है, अभी बजट का टाइम है, बहुत एड्स आएंगे, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, पर आपको पता होना चाहिए अमेज़ॉन पे सेल होती है, क्या आप जाके हर चीज़ खरीद लेती हैं? नहीं, वही लेती हैं जो आपको पसंद है या जिसकी ज़रूरत है आपको। तो सेविंग बढ़ाइए, जहां आप देख सकते हैं कि मैं खर्चे थोड़ा कम कर सकती हूं वो करिए, क्योंकि ये याद रखिए कि जीवन लंबा होते जा रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, स्ट्रगल्स लाइफ की भी बढ़ रही है। पर देश आज इस स्थिति में है कि जब डेवलपिंग से डेवलप्ड की छलांग लगाएगा तो बहुत लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इनकम बढ़ेगी, लेकिन हमें इक्विटी कल्चर लाना पड़ेगा वेल्थ क्रिएशन में। क्योंकि आप किसी भी देश में देख लीजिए कि जो एक एसेट क्लास है जिसने कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को बीट किया है, वो इक्विटी। When I say consistently, I don't mean every year. I mean over a period of 20, 30 years. So if your inflation is 5-6%, if you are making say 12% or 10% compounded returns, that difference of 4% will be able to fund your goals for you. Right, right. Coming to that and investment, young people these days were investing in crypto, और फिर क्रिप्टो का बहुत बड़ा इशू हो गया, the people lost a lot of money. So what is the right place to invest? And I also want you to put this statement out there and say that investment is not an easy way to get money. Am I right to say that? It's not quick money. Yeah, it's easy, not quick. Investing is easy, simple. But it can't be your source of income. No. I disagree with that, because in fact, that should be your source of income. Real wealth, they say, is made when you're sleeping. Income is what you earn when you do your work for the day and you get certain money. When I invest that money in an asset which grows and multiplies with power of compounding over a period of time, you will be surprised that my passive income, as I may call it, that's the interest that I'm earning on that corpus, may be bigger than my income. Other part of your question, is it quick money? Yes, there is no wealth which can be made fast. Wealth creation takes time. So is investing easy? Answer is yes. Is quick investing the solution? Answer is a big no. Crypto. My concern, or the way I think, कि किसी भी आप जब एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, आप ये जरूर देखें कि वो रेगुलेटेड है कि नहीं। आज अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो सेबी है, आज अगर मैं इंश्योरेंस खरीदता हूं तो IRDA है, आज अगर मैं एक पेंशन स्कीम NPS लेता हूं तो PFRDA है, आज मैं एक बैंक डिपॉजिट करता हूं तो RBI है। कि अगर कोई मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ कोई गलत काम करे या फ्रॉड करे, मेरे पास एक रेगुलेटर है, एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है जिसके पास मैं जा सकता हूं। दूसरी बात, क्योंकि ये रेगुलेटेड है तो एक रेगुलेटर उन पे नजर बनाए रखे, उनके लिए एक उसूल बनाए हैं कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। तो उससे मुझे ये कंफर्ट मिलता है कि भाई फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है आई मे हैव अ ग्रीवेंस, आई मे
suffer, but at least I have a recourse to go to a regulator. आज की डेट में क्रिप्टो का कोई रेगुलेटर नहीं है इस देश में। हालांकि हमारे सरकार ने एक तरीका बताया है कि हम इसको इस तरह से टैक्स करेंगे इस इनकम को, अगर आपने क्रिप्टो में इनकम बनाई है, लेकिन कोई क्रिप्टो का रेगुलेटर नहीं बना है। तो इट इज एन कंप्लीटली अनरेगुलेटेड फील्ड वेयर आई हैव नो रिकॉर्स टू हु आई गो टू। दूसरी बातें हैं कि उसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है, वो अलग बात है, लेकिन क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग इंडिया में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उस पर आप टैक्स भर सकते हैं, आप भर सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, किसी के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते, और मुझे उसमें कंफर्ट नहीं मिलता, तो इसलिए मैं नहीं करता। So, what is the right place to invest according to you? And how do we evaluate that? ईशा, इन्वेस्टिंग के पहले आपको अपने एसेट क्लास किस में आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं ये ज़रूरी है। तो अगर आप पूछें कि इक्विटी में बेस्ट विकल्प क्या है इन्वेस्ट करने का, तो मैं कहूँगा कि आप इक्विटी खरीदें म्यूचुअल फंड के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो हमारे देश में म्यूचुअल फंड्स की कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत कम है। दूसरी बात, अब 30 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ हाउ दे हैव परफॉर्म्ड एंड हाउ दे हैव इन्वेस्टेड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कीम्स, सो यू कैन easily know how they have performed over a long period of time, right? बहुत ही heavily regulated है, तो एक उससे भी कंफर्ट है कि थोड़ा भी दाएं या बाएं गए तो पकड़ने वाले एक रेगुलेटर बैठे। इसकी खासियत एक और है कि आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है कि मैं बैठ के रोज़ देखूं या समझूं कि किस तरह से इक्विटी में डायरेक्टली मैं स्टॉक्स खरीदूं, अगर आप में वो क्षमता है तो बेशक आप जाकर डायरेक्टली भी इक्विटी खरीद सकते हैं, स्टॉक्स। पर मोस्ट एम्प्लॉयड पीपल, मोस्ट प्रोफेशनली वर्किंग पीपल के पास वो टाइम नहीं होता, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। आप दिन भर बैठ के चेक नहीं कर सकते कि आज मार्केट इतनी हो गई, इतनी नीचे हो गई, सेकंड पर सेकंड। डेट की अगर आप बात करें तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो विच आर वेरी गुड, जैसे PPF है, इट गिव्स यू टैक्स डिडक्शन, इट गिव्स यू अ गुड टैक्स फ्री इनकम एट द एंड ऑफ द डे एंड अ गुड रेट ऑफ रिटर्न। कुछ स्कीम्स जैसे सरकार ने विमेन के लिए की हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए की हैं, डेट में मैं कह रहा हूँ, बट वो सब लॉक इन के साथ आती है। तो अगर आपको कुछ पैसा लिक्विड भी चाहिए तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स भी कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे गोल शायद 2 या 3 साल के ही हों। अब आप कह सकती हैं कि मैं जब 25 की होंगी तो मुझे यूरोपियन हॉलिडे पे जाना है, और अगर आपके पास उसके लिए सिर्फ 2 साल है तो आप एक PPF में नहीं डाल सकती, जाहिर सी बात है। लेकिन आप एक डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकती हैं, क्योंकि उसमें अगली सुबह पैसे आपकी जेब में आ जाएंगे। तो इसीलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है कि आम इंसान के लिए, कि भाई आप किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो विकल्प जैसे मैंने कहा, और दूसरी जैसे सरकार ने अब न्यू पेंशन स्कीम शुरू की है, जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड से भी मच लोअर कॉस्ट, पर उसमें लॉक इन है, कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं 7 साल बाद, लेकिन उसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो म्यूचुअल फंड से भी कम है, और उसमें आप डेट और इक्विटी दोनों कर सकते हैं, बट लॉक इन। तो एक चीज़ हमने बात रिस्क की, लिक्विडिटी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तभी इसीलिए हर प्लानर कहेंगे आपसे कि 6 महीने का जो आपका खर्चा है उसे आप ज़रूर एक लिक्विड जगह में रखें। अब जैसे कोविड के टाइम में सडनली लोगों ने रियलाइज़ किया कि पैसे तो हमारे बैंक में हैं और लॉकडाउन है, कैसे जाएं? या जब डीमोनेटाइजेशन हुई, 3-4 दिन ब्रांचेस में लाइनें लगी हुई थी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास 6 महीने
कि जो मेरी नीड है उसके लिए मैं जाके इक्विटी फंड को तोड़ूं, उसके लिए जाके मैं इस विकल्प को तोड़ूं। तो वो पैसे आपको या तो लिक्विड फंड में रखने चाहिए या बैंक में आप रखिए, जहां आपको इजी एक्सेस है। लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ चीजें, अगर आपकी बच्ची आज 5 या 6 महीने की है और आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रही है, सिंपल है पे हमने राधिका गुप्ता का इंटरव्यू किया, उनका बेटा अब 2 साल का होगा शायद, उन्होंने कहा कि आज हायर एजुकेशन की फी उसके लिए जो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं जब 18 का होगा 9 करोड़ रुपए। माय गॉड। ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समझना कि अब बट लेकिन आपके पास 16 साल है तो 9 करोड़ लगता बड़ा है, लेकिन अगर आप उसे 16 इयर्स कंपाउंड करने दें तो ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों डालने हैं आज की डेट में। राइट। बट यू शुड नॉट डिप इनटू दैट, शुड नॉट रिमूव मनी फ्रॉम दैट इफ यू कैन हेल्प इट। सो कीप emergency fund. Don't go dipping into it at the drop of a hat. Be very clear that what am I investing for? तो temptations आएंगी लाइफ में। आपकी दोस्त जा रही हैं हॉलिडे में, कहेंगी कम ऑन ईशा लेट्स गो, लेकिन अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर रखी है, आप अपने रिटायरमेंट गोल्स, अरे हाँ रिटायरमेंट में तो भी 30 इयर्स हैं, चलो निकाल लेते हैं, ये गलत है। क्योंकि आप कंपाउंडिंग जब तोड़ते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट चला जाता है। राइट। एंड कमिंग टू माय फाइनल क्वेश्चन, अगर मेरे पास बहुत कम इनकम है, अगर मेरे पास बहुत कम पैसा है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, सो एंड आई वांट टू स्टार्ट अ SIP, तो मैं कैसे, हाउ डू आई गो अबाउट इट? SIP 500 रुपए तक भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप सेबी उसको 250 रुपए करना चाहती है। एंड 500 रुपीज और 250 रुपीज इज अ फेयरली रीजनेबल अमाउंट। देखिए, 2 विकल्प हैं। 500 रुपए की SIP लेकर अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाएंगे, शायद वो कहेंगे कि आपका अमाउंट बहुत छोटा है। लेकिन कई म्यूचुअल फंड्स हैं, इनफैक्ट सभी म्यूचुअल फंड्स के ब्रांचेस होते हैं अपने आप के। कुछ जो फंड्स हैं जो उनको कोई बैंक ओन करता है तो उनके बैंक ब्रांच में भी आप जा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि कई ऐसे ऐप्स हैं, क्योंकि आजकल की जो यंग पीढ़ी है वो डिजिटल सैवी पीढ़ी है, तो कई ऐसे ऐप्स हैं जहां पर आप आराम से जाकर पहले अपना KYC करवाइए। सबसे पहली ज़रूरी है ऑनबोर्डिंग, क्योंकि आपको जो भी अपना आधार है, पैन है, ये जो बेसिक 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं, और आपको उस ऐप के ज़रिए या किसी ब्रांच के ज़रिए आपको म्यूचुअल फंड कंप्लायंट बनना है, ऑनबोर्डिंग जिसे कहते हैं, KYC करके। और उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि मैं कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करूं। अब अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक स्कीम से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। तो यू कैन टेक एन इंडेक्स फंड और अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं शो पे आके। And you can easily do it through an app. I wish the penetration was more. I wish there were more agents. I wish there were more distributors available who would service people who want to start small. But thankfully, because of technology, there are a lot of apps which are offering this service, and you can easily go out there and access. The problem comes at a later stage when you want to, when supposing 500 has become 5,000, 50,000, and before it becomes 5 lakh. Once it's 5 lakh, everybody's chasing you. I want to manage it for you. But क्योंकि तब आपको जब और स्कीम्स लेनी है, तब आपको फिर किसी अच्छे प्लानर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 500 रुपये के SIP को नहीं सर्विस करते। कहीं खासकर छोटे शहरों में मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत अच्छा काम किया। बड़े शहरों में प्रॉब्लम यह है कि, और उनकी भी गलती नहीं है, कि 500 रुपये को सर्विस करने के लिए मैं किसी को आपके घर भेजूँ, आपके KYC डॉक्यूमेंट लूँ, उसे अपलोड करूँ, और मेरी कमीशन ही 1% है, तो मैं क्या मतलब उस पर कमाऊँगा। लेकिन आई थिंक टेक्नोलॉजी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ज़रूरी ये है कि आप शुरू करें 500 के साथ। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ 500, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट 500 मैटर्स। It is about starting early. You know, Warren Buffett
is asked, what is your biggest regret in life? And he says, I started too late. And what age did he start at? I'm not sure. 13 years. And he says that was late. The key is not the amount. The key is start early. Because then power of compounding works for you. Thank you very much, Vivek, for answering all of my questions. And stay tuned on Simple Hair for such episodes. Thank you, Isha.